हेलो एवरीवन, मेरा नाम पूजा मालवीय है। मैं आप सभी का स्वागत ऑनलाइन पढ़ाई पर करती हूँ। यहाँ पर एक दो दिन का गैप हो गया था क्योंकि फेस्टिवल का टाइम था। तो चलिए अब वापस से चीजों को स्टार्ट करते हैं। तो आज हम करने जा रहे हैं क्लास 9 एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक का अपना लास्ट चैप्टर फिजिक्स का जो बचा हुआ है। आपके सारे चैप्टर्स फिजिक्स के खत्म हो चुके हैं। आपने नहीं देखा है तो मैंने लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, प्लस मैंने कमेंट में भी सारे लिंक्स को पिन कर दिया है, जिससे कि आप सारे चैप्टर्स फिजिक्स के विथ एग्जाम्पल्स विथ पीवाईक्यूज आप सॉल्व करें और अच्छे से उसको देखें, जिससे कि आपके एग्जामिनेशन में एनसीईआरटी साइंस टेक्स्ट बुक से क्वेश्चंस आते हैं तो आपके गलत ना हो। ठीक है, तो चलिए आज का भी सेशन स्टार्ट करते हैं। आज साउंड का चैप्टर हम खत्म करने वाले हैं। मैं आपको पीवाईक्यूज भी साथ साथ बताती चलूंगी किस तरीके से आपके एग्जाम में क्या क्या चीजें पूछी जाती हैं। तो ये सब चीजें मैं बताऊंगी, जहां पॉइंट आउट करूंगी उसको आप स्टार मार्क कर नोट कर लीजिएगा। चलिए सीधा सेशन को स्टार्ट करते हैं। और एक और बात, आज थ्योरी और पीवाईक्यूज का सेशन है। कल आपको मैं सारे एग्जाम्पल्स करा दूंगी जो कि आपकी टेक्स्ट बुक में है। आपके एग्जाम्पल्स हो गए, चाहे आपके एक्सरसाइजेस के क्वेश्चन हो गए, तो यहाँ पर सारा कुछ आपको कंप्लीट मिलता है। तो आप इन सेशन से जुड़कर अपने किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की अगर तैयारी कर रहे हैं तो कर सकते हैं इजिली। इसके पीडीएफ आप जब बोलेंगे टेलीग्राम चैनल पर तो मैं आपको इसके पीडीएफ भी प्रोवाइड कर दूंगी, जो कि आपको बाइलिंगुअल मिल जाएगा। हैंड रिटन नोट्स है, मेरे खुद के द्वारा बनाए गए नोट्स है, तो उनको आप देखकर उसमें से चलिए आइए सीधा सेशन को स्टार्ट करते हैं। बिना टाइम वेस्ट करे फोकस्ड होकर पीवाईक्यूज को साथ साथ देखते हुए हम इस चैप्टर को खत्म करेंगे। तो सबसे पहली बात है साउंड। साउंड है क्या? तो साउंड को जानने से पहले आप ये समझ लीजिए कि वेव क्या है, तरंग क्या है। तो अगर मैं बात करूं तरंग की या मैं बात करूं वेव की, तो वेव क्या है आपकी? वेव दो तरीके की होती है, एक होती है आपकी ट्रांसवर्स और दूसरी होती है आपकी लॉन्गिट्यूडनल। ठीक है, पहली हो गई आपकी ट्रांसवर्स और दूसरी हो गई आपकी लॉन्गिट्यूडनल। जो लॉन्गिट्यूडनल है अनुदैर्ध्य तरंग हो गई है, और ये हो गई आपकी अनुप्रस्थ तरंग। अब इसमें सबसे पहला आपसे एग्जाम में क्वेश्चन क्या पूछा जाता है, इसको नोट करेंगे कि ट्रांसवर्स वेव कौन सी है और लॉन्गिट्यूडनल वेव कौन सी है। तो ट्रांसवर्स वेव का एग्जाम्पल हो जाएगा आपका यहाँ पर, जैसे आपके एनसीईआरटी बुक्स में जो चैप्टर है उसके हिसाब से यहाँ पर एग्जाम्पल हो जाएगा आपका लाइट। तो लाइट कैसी है? एक तरह की आपकी ट्रांसवर्स वेव के अंदर आती है, और साथ ही साथ आपकी लॉन्गिट्यूडनल वेव कौन सी हो गई? साउंड। तो इसका मतलब जो हम साउंड वेव पढ़ने जा रहे हैं वो क्या है? आपकी एक अनुदैर्ध्य तरंग है। अब आइए समझ लेते हैं लॉन्गिट्यूडनल वेव क्या होती है, अनुदैर्ध्य तरंग होती क्या है। तो इसमें जो पार्टिकल्स होते हैं, जो कण होते हैं, जैसे कि मैं बोल रही हूं तो मेरे बोलने की वजह से मेरी जो मैं बोल रही हूं उससे आपको सुनाई दे रहा है। इसका मतलब जो पार्टिकल्स है, पार्टिकल्स का मूवमेंट हो रहा है, जो कणों का मूवमेंट हो रहा है। तो आपने जिस तरीके से स्लिंकी देखा होगा कैसे होता है, अगर यहां से मैं इसको इस तरीके से होता है, स्लिंकी आपने देखा होगा, इसको मैं इसे खींचूं तो ये कैसा इस तरीके का मोशन करता है। तो जब भी मोशन आपको इस तरीके का दिखे, फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड, फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड, फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड, आगे पीछे आगे पीछे, तो इस तरह की वेव को, इस तरह की तरंगों को क्या बोला जाता है? लॉन्गिट्यूडनल बोला जाता है। तो इसका मतलब कि साउंड वेव की जो बात हो रही है, ध्वनि तरंग की जो बात हो रही है, वो लॉन्गिट्यूडनल वेव है। इसका मतलब अनुदैर्ध्य तरंग है। तो इसमें जो पार्टिकल्स है, पार्टिकल्स कण है, कण का मूवमेंट कैसे हो रहा है? आगे पीछे आगे पीछे आगे पीछे। तो इस मोशन को बोल देते हैं टू एंड फ्रो मोशन। टू एंड फ्रो मोशन कैसे? जैसे कि आपने एक लोलक देखा होगा, तो ये लोलक है, तो लोलक क्या करता है? एक बार इधर जाता है, फिर अपनी मेन पोजीशन पे वापस आता है, और फिर एक बार इधर जाता है। तो लोलक का मोशन कैसे हो जाता है? टू एंड फ्रो मोशन होता है। यही टू एंड फ्रो मोशन आपको कहाँ देखने को मिलता है? लॉन्गिट्यूडनल वेव्स में देखने को मिलता है। और लॉन्गिट्यूडनल वेव्स क्या होती है? साउंड की वेव्स होती है, आपकी ध्वनि की तरंगे होती हैं। तो ध्वनि की तरंग किस तरह की तरंग हो गई? आपकी एक अनुदैर्ध्य तरंग हो गई, जिनको बोलते हैं लॉन्गिट्यूडनल वेव्स। पार्टिकल का मोशन कैसा हो गया? आपका आगे पीछे। ठीक है, तो इसमें आप इस तरीके से समझ लेंगे कि यहाँ पर पार्टिकल कैसे मूव कर रहे हैं, कुछ इस तरीके से, मतलब इसी के अकॉर्डिंगली पार्टिकल्स आगे पीछे मूव करते रहते हैं। अब बात कर लेते हैं क्या ट्रांसवर्स वेव की। ट्रांसवर्स वेव में क्या होगा? पार्टिकल्स का मूवमेंट हो रहा है। अब देखो इन दोनों केसेस में पार्टिकल्स अपनी जगह नहीं छोड़ेंगे, पार्टिकल्स सिर्फ मूव करके वापस अपनी पोजीशन पर आ जाएंगे। ठीक है, तो ट्रांसवर्स वेव में कैसा हो जाएगा? मूवमेंट आपका अप एंड डाउन मूवमेंट, इस तरीके से अप एंड डाउन, अप एंड डाउन, अप एंड डाउन। ठीक है, तो सिंपल मैं आपको एक
एक मतलब बता रही हूँ कि जैसे लॉन्गिट्यूडनल वेव है तो ट्रांसवर्स वेव भी समझ लीजिए साथ में। तो ट्रांसवर्स वेव में क्या हो गया, पार्टिकल्स का मूवमेंट अप एंड डाउन, जैसे कि एक बार उठे फिर बैठे, फिर उठे फिर बैठे, फिर उठे फिर बैठे। तो ऐसा मूवमेंट कहाँ मिलता है आपको देखने को, अनुप्रस्थ तरंग में देखने को मिलता है, जो कि आपके एक लाइट वेव का एग्जाम्पल है। ठीक है, यहाँ तक आई होप पॉइंट्स क्लियर हो गए होंगे। तो हमने क्या समझा, हमने ये समझा कि साउंड की वेव्स होती है हमारी अनुदैर्ध्य तरंग, और अनुदैर्ध्य तरंग है इसका मतलब पार्टिकल्स का मूवमेंट कैसे होगा, आगे पीछे होगा। पार्टिकल्स अपनी कण अपनी जगह स्थान नहीं छोड़ेंगे, अपनी आगे पीछे होकर वापस से अपने स्थान पर आ जाएंगे, फिर आगे पीछे होंगे, फिर वापस से अपने स्थान पर आ जाएंगे। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। अब दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट आ जाता है कि जो साउंड है, जो ध्वनि है, जब हमको सुनाई दे रही है तो वो कैसे सुनाई दे रही है। तो ध्वनि को सुनाई देने के लिए वाइब्रेशन का होना जरूरी है। तो इसका मतलब दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट हो जाता है कि ध्वनि अगर कहीं भी है, ध्वनि हमें सुनाई दे रही है, तो वो क्यों हो रही है, क्योंकि उसमें कंपन हो रहा है। इसका मतलब उसमें क्या हो रहा है, वाइब्रेशन हो रहा है। अब वाइब्रेशन किसमें होगा, वाइब्रेशन होगा आपके कणों के बीच में। तो वाइब्रेशन कहाँ हुआ, पार्टिकल्स के बीच में जो वाइब्रेशन हुआ, इस वाइब्रेशन से क्या हुआ, अनुदैर्ध्य तरंग का क्रिएशन हुआ, जो कि मूवमेंट कर रही है, जिसको पार्टिकल्स को आगे पीछे इस तरह से मूवमेंट कर रही है और हमको ध्वनि सुनाई दे रही है। ठीक है, यहां तक सबको क्लियर हो गया होगा। आई होप ये सब पॉइंट्स आपको क्लियर हुए होंगे। चलिए अब दूसरी इंपॉर्टेंट बात कर लेते हैं कि साउंड। जब हम साउंड की बात कर रहे हैं तो साउंड को एक माध्यम की आवश्यकता होती है। हमेशा सुनाई देने के लिए हमको एक माध्यम की आवश्यकता होगी। इसको ऐसे समझेंगे, आपकी टेक्स्ट बुक में एक एग्जाम्पल है किसका, बेल जार का। बेल जार का एग्जाम्पल है, और ये एग्जाम्पल बताता है कि साउंड को हमेशा एक माध्यम की रिक्वायरमेंट होती है। कभी भी साउंड, आपकी ध्वनि निर्वात में ट्रैवल नहीं करती है। इसको कैसे समझेंगे, जैसे कि एक बेल जार है, अब बेल जार के अंदर कितनी भी भारी, कितनी भी हाई क्वालिटी की बेल लगा देंगे। अब उससे क्या किया उन्होंने, एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक में एक इमेज दी हुई है, इमेज आपको साइड में दिख रही होगी। तो उसमें क्या है कि मैं यहाँ पर आपको एक्सप्लेन भी कर दे रही हूँ कि जैसे ये मेरे पास एक क्या है, एक बेल जार है। अब इसके अंदर क्या करा, एक घंटी लगा दी। अब घंटी क्या है, इलेक्ट्रिसिटी से कनेक्टेड है। ठीक है, यहाँ पर क्या है, ये इलेक्ट्रिसिटी है, इससे कनेक्टेड है। अब सिंपल केस में क्या था, ये यहाँ पर ढक्कन इस तरीके से लगा हुआ था, और यहाँ से इलेक्ट्रिसिटी, यहाँ से स्विच को ऑन कर दिया गया, और स्विच को ऑन करने से क्या हुआ, हमको ये ध्वनि सुनाई दी। ठीक है, अब दूसरे केस में क्या हुआ, इसमें से यहाँ से निकाल दिया एक पाइप। अब पाइप निकालने से क्या किया, यहाँ से सारी की सारी एयर को एक्सपेल आउट कर दिया, मतलब निकाल दिया बाहर। पीई डबल एक्सपेल आउट कर दिया और सारी की सारी एयर बाहर निकल गई। इसका मतलब अब यहाँ पे कैसी कंडीशन हो गई, वैक्यूम क्रिएट हो गया। अब जैसे ही यहाँ पर निर्वात की कंडीशन हो गई, वैक्यूम क्रिएट हो गया, इसका मतलब अब यहाँ पर कितनी भी यहाँ से इलेक्ट्रिसिटी ऑन कर दो, कितनी भी भारी बेल लगा दो, आवाज नहीं सुनाई देगी। क्यों नहीं सुनाई दी, क्योंकि इसमें एयर नहीं है। एयर नहीं है इसका मतलब इसमें क्या है, एक माध्यम नहीं है जिससे कि साउंड सुनाई दे। ठीक है, तो इससे ये समझ में आता है कि साउंड को सुनने के लिए, ध्वनि को सुनने के लिए, या ध्वनि को उत्पन्न करने के लिए किसकी आवश्यकता होती है, एक माध्यम की आवश्यकता होती है। तो साउंड नीड्स अ मीडियम टू प्रोपेगेट, ये यहां से कंफर्म होता है। अब आपके एग्जाम में क्या क्वेश्चन आता है, इससे भी स्टार मार्क कर नोट करेंगे। ठीक है, क्या क्वेश्चन आता है, स्टार मार्क करेंगे सब लोग। अपने एक टेक्स्ट बुक लेकर बैठा करिए अपनी, और आप अपनी कॉपी लेकर बैठा करिए, उसमें पॉइंट्स को नोट करते रहा करिए, जिससे कि एग्जाम में हाथ खुद के लिखे हुए हैंड रिटन नोट्स बहुत ज्यादा हेल्पफुल होते हैं जब हम रिवीजन करते हैं। चलो, तो इसमें क्या मतलब हुआ कि साउंड को मीडियम की आवश्यकता होती है हमेशा बजने, मतलब सुनाई देने के लिए या उत्पन्न होने के लिए। अब दूसरी बात है क्या कि यहाँ पर सॉलिड होता है, एक ठोस अवस्था हो गई, एक द्रव्य हो गया, लिक्विड हो गया, और एक हो गया आपका गैस। ठीक है, सॉलिड, लिक्विड, तरल, और आपका गैस। तो ये सॉलिड क्या हो गया, ठोस, लिक्विड और गैस। तो सबसे ज्यादा साउंड जो है वो सुनाई देती है किस केस में, सॉलिड में, फिर लिक्विड में, और फिर गैस में। ठीक है, ये आपको सीक्वेंस याद होना चाहिए। सबसे पहले सॉलिड में ज्यादा सबसे तेज सुनाई देती है, फिर लिक्विड में, और फिर गैस में। अब यहाँ से एक पीवाईक्यू बनता है आपका, सब लोग इस पीवाईक्यू को भी समझेंगे। पहला पीवाईक्यू तो ये हो गया आपका कि सॉलिड, लिक्विड और गैस में से सबसे ज्यादा किसमें साउंड ट्रैवल करती है। तो साउंड सबसे ज्यादा ट्रैवल करती है किसमें, आपका सॉलिड में, फिर आपका लिक्विड में, और फिर आपका गैस। चलिए, तो अब देख लेते हैं क्या एक और पीवाईक्यू है जो आपका इसी
सॉलिड, लिक्विड और गैस के से रिलेटेड है कि ध्वनि का माध्यम बदलने से, कि जब आप ध्वनि का माध्यम बदलते हैं सॉलिड, लिक्विड या गैस में, तो साउंड पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो जैसे पहला केस हो गया क्या, वाटर में, जब आपको ध्वनि वाटर में सुनाई देगी, फिर आपको आयरन में सुनाई दे रही है, फिर आपको हवा में सुनाई दे रही है और फिर आपको वाटर में सुनाई दे रही है, तो इससे क्या प्रभाव पड़ेगा ध्वनि के ऊपर। तो खुद सोचो, जब कोई भी चीज आप वाटर के अंदर है, आप वाटर के अंदर से साउंड प्रोड्यूस हो रही है, तो वो कैसी आ रही है, जो भी आपको सुनाई दे रहा है, जितने भी डेसिबल आपको सुनाई दे रही है, इसका ये आप एक और यहाँ पर मतलब समझेंगे कि साउंड की जो आपकी साउंड की यूनिट हो जाती है, क्या होती है, डेसिबल होती है। डीबी में इसको लिखते हैं, डेसिबल इसकी साउंड की यूनिट होती है, ठीक है, डीबी में इसको डिनोट किया जाता है, डेसिबल। अब देखो कि इसमें वाटर में जो भी साउंड सुनाई दे रही होगी, तो इसका मतलब वाटर क्या हो गया, वाटर एक लिक्विड पार्ट हो गया, तो ये एक हो गया आपका लिक्विड पार्ट। तो लिक्विड से जब आपका किसमें ध्वनि एंटर आ रही है, आयरन में, तो लिक्विड, और ये क्या हो गया, ये आपका सॉलिड हो गया। अब इसके बाद एयर क्या है, एयर आपका गैस हो गया, और वाटर क्या है, वापस से आपका ये लिक्विड हो गया। तो इससे जब वाटर से कहाँ आ रही है, सॉलिड में आ रही है, तो खुद सोचो, ध्वनि लिक्विड से सॉलिड में आ रही है, तो यहाँ पर इस वाले केस में क्या होगा, ध्वनि इंक्रीज होगी, तो यहाँ वाले केस में इंक्रीज हुई। फिर सॉलिड से गैस में आ रही है, तो यहाँ वाले केस में क्या हो जाएगा, इस वाले केस में ध्वनि क्या होगी, डिक्रीज होगी। फिर एयर से वाटर में जा रही है, तो एयर से वाटर में क्या हो जाएगा, यहाँ पर इस वाले केस में ध्वनि फिर से क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। तो इस तरीके से आपको ये सीक्वेंस बताना था, ये भी आपका एक PYQ है, इसको भी आप यहाँ पर नोट करेंगे। तो आपको ये सिर्फ एक ये सिंपल चीज समझ कर रखनी है कि ध्वनि जो भी है वो सॉलिड में सबसे ज्यादा आपको सुनाई देती है, फिर लिक्विड में और फिर गैस में, ठीक है। आई होप यहाँ तक आपके सारे पॉइंट्स क्लियर हो गए। अब आगे देख लेते हैं, तो आगे क्या है, जैसे कि ये आपका लगा हुआ है यहाँ पर लाउड स्पीकर, ठीक है, लाउड स्पीकर। अब लाउड स्पीकर के जैसे ही लाउड स्पीकर ने अपनी आवाज निकाली, उसने क्या है, लाउड स्पीकर बजा, तो लाउड स्पीकर के बजने से क्या हुआ, जो पार्टिकल्स थे लाउड स्पीकर के जस्ट आगे, मैं बोल रही हूँ मेरे आगे के जो पार्टिकल्स हैं उनमें क्या हो रहा है, तो वो यहाँ पर इस डायग्राम के थ्रू आप यहाँ पर समझेंगे। तो जैसे ही यहाँ से आवाज निकली, तो इसके साइड में जो ये यहाँ पर ये वाली लाइन वाले जो पार्टिकल्स है, ये क्या करेंगे, ये एकदम से पास आ जाएंगे, ठीक है। अब क्या होगा, जैसे ही इसने अपना क्या किया, अपनी एनर्जी इसको दे दी, और ये क्या हो जाएगा, ये इस तरीके से यहाँ पर इस तरह से मूवमेंट होता हुआ दिखाई देगा। तो जैसे ही आवाज निकल रही है, तो मेरे जस्ट आगे जो मेरे पार्टिकल्स है एयर में प्रेजेंट, तो वो क्या होंगे, वो एकदम से पास आ जाएंगे, और जैसे ही आगे बढ़ेंगे तो वो फिर दूर हो जाएंगे। तो इसका मतलब कि जब भी साउंड प्रोड्यूस होती है, एक कहीं से भी साउंड निकली, तो आगे के पार्टिकल्स पहले कंप्रेस होते हैं, फिर उनमें रेयरफैक्शन होता है, फिर कंप्रेशन होता है, फिर रेयरफैक्शन होता है। तो ये वाला रीजन क्या हो जाएगा, ये आपका रीजन हो जाएगा फर्स्ट वाला रीजन कंप्रेशन का, फिर रेयरफैक्शन, फिर कंप्रेशन, फिर रेयरफैक्शन, फिर कंप्रेशन, फिर रेयरफैक्शन, फिर कंप्रेशन। मतलब कंप्रेशन क्या हो गया आपका, कंप्रेशन, संपीड़न, ठीक है। तो पहला क्या हो गया, संपीड़न हो गया, और दूसरा रेयरफैक्शन, इसको बोलते हैं विरलन, ठीक है। तो जैसे ही कहीं से ध्वनि निकली, तो ध्वनि निकलने से पार्टिकल्स का जो सारे पार्टिकल्स थे वो पास आ गए। जब सारे पार्टिकल्स कॉम्पैक्ट हो गए, कंप्रेस हो गए, तो उसको क्या बोला, संपीड़न बोला। तो ये वाला केस क्या हो गया, संपीड़न का। और फिर जैसे ही पार्टिकल्स ने अपनी एनर्जी आगे को दे दी और वो पार्टिकल्स वापस आ गए, तो इस तरीके से ये वाला रीजन क्या हो जाएगा, ये आपका रीजन हो जाएगा रेयरफैक्शन, जिसको बोलते हैं विरलन, ठीक है। तो एक कंप्रेशन, एयर रेयरफैक्शन, फिर कंप्रेशन, फिर रेयरफैक्शन, फिर कंप्रेशन, फिर रेयरफैक्शन, इस तरह से यहाँ पर आपको साउंड की वेव जाती हुई दिखाई देती है, जो कि किस तरह की वेव है, एक अनुदैर्घ्य तरंग है, लॉन्गिट्यूडिनल वेव है। आइए अब इसको समझ लेते हैं ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन से, जो कि आपको पढ़ना है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, और उससे आपको सारी चीजें और भी क्लियर हो जाएंगी, ठीक है। तो ये जो कंप्रेशन वाला एरिया है, ये ऊपर हो गया, फिर ये नीचे हो गया, फिर ये ऊपर हो गया, फिर ये नीचे हो गया, और इस तरीके से यहाँ पर ये ग्राफ कंप्लीट होता है, ठीक है। आओ इसको समझ लेते हैं। जो कंप्रेशन है, तो ये वाला एरिया कंप्रेशन है, मतलब कि जो ऊपर वाला, जो ऊपर जा रहा है वो कंप्रेशन है, और जो नीचे जा रहा है ये रेयरफैक्शन है, ठीक है। तो कंप्रेशन को क्या बोलते हैं, या संपीड़न को क्या बोलते हैं, जहां पर हाई प्रेशर एरिया है, उच्च दाब का एरिया है। प्रेशर हाई क्यों है, क्योंकि सारे पार्टिकल्स एक दूसरे के पास है, इसलिए बहुत प्रेशर है।
एक कमरे में बहुत सारे लोगों को भर दो तो क्या हो जाएगा, प्रेशर बहुत बढ़ जाएगा, और लोगों को निकाल दो तो प्रेशर रिलीज आउट हो जाएगा। वही चीज है कि जब पार्टिकल्स पास पास आ गए तो कंप्रेशन वाली स्टेट हो गई। तो ये वो जो रीजन ऑफ कंप्रेशन क्या हो जाता है, रीजन ऑफ हाई प्रेशर, उच्च दाब का रीजन। तो यहाँ पर इसको हाई प्रेशर एरिया बोला जाता है। ठीक है, इस बात को समझेंगे, हाई प्रेशर एरिया। और रेयर फ्रैक्शन क्या होता है, ये लो प्रेशर एरिया होता है, कम दाब की जगह ये होती है। ठीक है, अब कंप्रेशन को एक और नाम से जाना जाता है जिसको बोलते हैं क्रेस्ट, और आपको रेयर फ्रैक्शन को दूसरे नाम से जाना जाता है जिसको बोलते हैं ट्रफ। ठीक है, तो ये क्या हो गया, ऊपर वाला एरिया क्या हो गया, ये कहलाया आपका क्रेस्ट, और नीचे वाला एरिया क्या बनाया कहलाया गया, ये आपका कहलाया गया ट्रफ। ठीक है, तो कंप्रेशन क्या हो गया, जहां पर सारे पार्टिकल्स पास पास आ गए, कंप्रेस हो गए, रीजन ऑफ हाई प्रेशर हो गया, बहुत उच्च दाब आपका उच्च दाब इस जगह पर देखने को मिलता है। ठीक है, ये पॉइंट आई होप सबको क्लियर हो गया होगा। अब इसी से कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ साउंड आपको समझनी है। पहली कैरेक्टरिस्टिक होती है साउंड की, क्या, आपकी तरंग दैर्घ्य, जिसको बोलते हैं वेवलेंथ। तो पहली कैरेक्टरिस्टिक्स हम देखने जा रहे हैं जिसको बोलते हैं वेवलेंथ। इसको डिनोट करते हैं लैम्डा से, और इसकी यूनिट हो जाती है, ये इंपॉर्टेंट है, इसकी यूनिट हो जाती है मीटर्स। ठीक है, तरंग दैर्घ्य। अब देखो, तरंग दैर्घ्य क्या होता है, टू कॉन्जिक्यूटिव कंप्रेशन या टू कॉन्जिक्यूटिव रेयर फ्रैक्शन के बीच की जगह। क्या बोला मैंने, दो लगातार संपीड़न या दो लगातार वेवलेंथ के बीच की जो जगह होती है उसको बोलते हैं लैम्डा, जिसको बोलते हैं आप वेवलेंथ। अब यहाँ पर देखेंगे क्या हो गया, यहाँ पर वेवलेंथ, जैसे कि अगर मैं ये बात करूं तो ये रीजन क्या हो गया, ये आपका रेयर फ्रैक्शन, और ये रीजन क्या हो गया आपका रेयर फ्रैक्शन। ठीक है, तो दो रेयर फ्रैक्शन के बीच की जगह, तो ये रेयर फ्रैक्शन और ये रेयर फ्रैक्शन, तो इसके बीच की जगह क्या हो गई आपकी, लैम्डा हो गई। ये बात समझ आया, दो रेयर फ्रैक्शन मतलब दो विरलन के बीच की जगह, दो विरलन के बीच की जगह लैम्डा। इसी तरह से दो कंप्रेशन, अब ये देखो कंप्रेशन कौन सा हो जाएगा, ये वाला एरिया जो कि मैं ब्लू से दिखा रही हूं, ये आपका है कंप्रेशन, ये आपका है इधर कंप्रेशन। तो दो कंप्रेशन के बीच की जगह, तो यहां पर ये मतलब इसका टॉप पॉइंट से लेते हैं, इसका एकदम टॉप पॉइंट से लेते हैं इधर से, और ये यहां तक। अभी ये ऊपर लिख दिया है मैंने, तो थोड़ा मैंने नीचे लिख दिया है। तो ये आपका क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा लैम्डा, जिसको क्या बोलते हैं, दो कंप्रेशन है, दो कंप्रेशन के बीच की जगह या दो रेयर फ्रैक्शन के बीच की जगह, इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं आप वेवलेंथ। ठीक है, और ये वेवलेंथ क्या हो गया आपका, इसकी यूनिट क्या हो जाएगी आपकी, मीटर्स। ठीक है, इतना पॉइंट आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। चलिए अब बात कर लेते हैं क्या दूसरा पॉइंट की, जिसको बोलते हैं आवृत्ति। तो दूसरा हमको पढ़ना है यहाँ पर दूसरी कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ साउंड, जिसको बोलते हैं फ्रीक्वेंसी। आवृत्ति, इसकी यूनिट क्या हो जाती है, इसकी यूनिट होती है हर्ट्ज। ठीक है, आवृत्ति की यूनिट होती है हर्ट्ज। इसका मतलब कि नंबर ऑफ ऑसिलेशंस पर सेकेंड, एक सेकेंड में लोलक कितनी बार इस तरीके से मूव करेगा उसको बोलते हैं फ्रीक्वेंसी नंबर ऑफ वाइब्रेशंस, कितनी बार कंपन हो रहा है एक सेकेंड के अंदर, इसको बोलते हैं आवृत्ति। जैसे कि अब यहां पर समझेंगे, एक सेकेंड में जैसे मान लो ये देखो, एक ये आपकी साइकिल यहां से लेके यहां तक खत्म हुई, फिर यहां से खत्म हुई, फिर यहां से आई, फिर यहां से खत्म हुई। मान लो ये एक सेकेंड में साइकिल आपकी इस तरीके से कंप्लीट हो रही है। एक तो ये हो गया, दूसरा यहां समझेंगे जल्दी से कि किस तरीके से बहुत मतलब एक सेकेंड में ये इतनी सारी आवृत्ति कर रही है। तो मतलब नंबर ऑफ ऑसिलेशन कितनी बार ऑसिलेट हो रहा है, ये 1 2 3 4 5 6, यहाँ पर एक देखो, एक ऑसिलेशन कैसे, यहां से लेके यहां तक आपका एक ऑसिलेशन, फिर यहाँ 1 हो गया, यहां से स्टार्ट हुआ, फिर यहां से यहां तक आपका सेकेंड हुआ। तो ये आपके दो ऑसिलेशन हुए। अगर यहां मैं देखूं तो 1 2 3 4 5, तो यहाँ 5 ऑसिलेशंस है। तो एक सेकेंड में यहाँ पर 5 बार ऑसिलेशंस हो रहे हैं, और यहाँ पर एक सेकेंड में 2 बार ऑसिलेशन हो रहे हैं। तो इसी को बोल देते हैं कि आवृत्ति, नंबर ऑफ ऑसिलेशंस पर सेकेंड, जिसको बोलते हैं आवृत्ति या फ्रीक्वेंसी। ठीक है, चलिए अब दूसरी बात क्या हो जाती है, दूसरी बात थर्ड पॉइंट हो जाता है आपका टाइम पीरियड, समय काल।
ठीक है। तो समय काल क्या होता है, फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू 1 अपॉन टाइम पीरियड। ये आपको रिलेशन यहाँ पर याद रखना है कि आवृत्ति और टाइम पीरियड में, आवृत्ति और आपका समय काल में एक रिलेशन होता है। फ्रीक्वेंसी ये आपका, ये हो गया आपका म्यू, जिसको मैंने ऐसे लिखा है, ये आपका है फ्रीक्वेंसी। तो इसको ये होता है आपका आवृत्ति और ये टी हो गया आपका टाइम पीरियड। ठीक है, तो ये आपको रिलेशन यहाँ पर याद रखना है, फ्रीक्वेंसी 1 अपॉन टाइम पीरियड। ठीक, चलिए अब बात कर लेते हैं, क्या टाइम पीरियड हो गया। अच्छा, अब एक वर्ड होता है टिम्बर। टिम्बर मतलब कि आपके साउंड की क्वालिटी, जैसे कि मेरी साउंड आप जो सुन रहे हैं उनकी साउंड से अलग है, या मेरी साउंड मेरी माँ की साउंड से अलग है। तो टिम्बर एक ऐसा साउंड की कैरेक्टरिस्टिक्स होती है जो ये बताती है कि हर एक इंसान की साउंड दूसरे इंसान से अलग है, या हर एक चीज की साउंड दूसरी चीज से अलग है। अगर मैं ड्रम बजा रही हूँ तो उस ड्रम की साउंड अलग होगी, अगर मैं एक पियानो बजा रही हूँ उसकी साउंड अलग होगी। तो टिम्बर बताती है क्या, क्वालिटी ऑफ साउंड हर एक साउंड को दूसरी साउंड से अलग करती है। तो दूसरा वर्ड क्या हो गया आपका यहाँ पर, चौथी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हो गई आपकी, टिम्बर। टिम्बर जो कि ये बताती है कि कौन सी साउंड किससे अलग है। तो मतलब हर साउंड को हर दूसरी साउंड से, हर साउंड को हर दूसरी साउंड से अलग करती है। ठीक है, तो आई होप ये सारे पॉइंट्स यहाँ पर आपको क्लियर हुए होंगे। चलिए अब मैं इसको रब करती हूँ, जो बाकी बची हुई चीजें हैं उसको मैं आपको यहाँ पर एक्सप्लेन। चलिए तो अब आगे बात कर लेते हैं साउंड। तो साउंड के दो टर्म्स होते हैं, एक लाउडनेस और दूसरी होती है श्रिलनेस। तो इससे कई बार क्वेश्चंस आते हैं कई तरीके से, डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म्स में। तो आइए उसको समझते हैं। तो सबसे पहली बात है क्या, साउंड। साउंड की जो लाउडनेस है, प्रबलता है, वो किस पे डिपेंड होती है, तो वो डिपेंड होती है किस पे, एम्पलीट्यूड पे, आयाम पर। तो यहाँ पर मैंने बात करी लाउडनेस प्रबलता की, तो प्रबलता किस पे निर्भर करेगी, एम्पलीट्यूड पर। ठीक है, इस टर्म को भी समझेंगे अभी, एम्पलीट्यूड। एम्पलीट्यूड मतलब आपका आयाम। इसी तरह से श्रिलनेस या पिच, ये किस पे निर्भर करती है, ये हमेशा निर्भर करती है किस पे, फ्रीक्वेंसी पे, आवृत्ति पे। ठीक है, आवृत्ति। आइए अब समझ लेते हैं क्या ये एम्पलीट्यूड है और क्या ये फ्रीक्वेंसी है। फ्रीक्वेंसी मैं आपको बता चुकी हूँ, एम्पलीट्यूड रह गया था, तो यहाँ पर मैं आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये जो आपका ऊपर वाला हिस्सा इस तरीके से है, या ये नीचे वाला हिस्सा है, तो इसका ये पूरा कितना ऊंचाई पर है, मतलब ये इसका पीक से लेके आपका बेस से लेके पीक तक का पॉइंट, ये क्या होता है, पूरा एम्पलीट्यूड। अगर मैं छोटे से डायग्राम में बताऊं तो अगर ये इसका इतना सा है तो इसका एम्पलीट्यूड कितना हो जाएगा, इतना सा हो जाएगा। तो इससे ये समझ में आता है कि एक वेव कितनी ऊंची जा रही है और वापस अपने पीक पॉइंट से नीचे आ रही है, तो उसको बोलते हैं क्या, आयाम, आपका एम्पलीट्यूड। और आयाम क्या दर्शाता है, किसी भी आवाज की प्रबलता को दर्शाता है। और यहाँ पर एक रिलेशन भी है जो कि डायरेक्टली एग्जाम्स में पूछा जाता है, क्या, आपका आयाम और आपका किसमें, लाउडनेस पे, प्रबलता पर। तो हमेशा लाउडनेस क्या होता है, आपका आयाम का स्क्वायर होता है। लाउडनेस इज इक्वल्स टू एम्पलीट्यूड का स्क्वायर। ठीक है, तो ये रिलेशन आप याद रखेंगे कि लाउडनेस जो प्रबलता है ये आपके आयाम के स्क्वायर के बराबर होती है। ठीक है, तो इससे ये समझ में आया कि किसी की आवाज कितनी ज्यादा प्रबल है, उस प्रबलता का निर्भर उस पर निर्धारित किस पर होता है, उसके आयाम पर। किसी की वॉइस बहुत भारी है, जैसे कि एक जब लाइन है, जब वो गरजता है तो बहुत ही ज्यादा, जब वो दहाड़ मारता है तो बहुत ही ज्यादा उसकी लाउड साउंड सुनाई देती है, तो इसका मतलब कि उसका आयाम, उसकी एम्पलीट्यूड उसका बहुत ज्यादा हाई होगा। तो ये इस तरीके से देखिए, एम्पलीट्यूड बहुत ज्यादा हाई है, यहाँ से समझ भी सकते हैं कि यहाँ पर देखो तो ये आपका एम्पलीट्यूड इधर ये हो गया। ठीक है, अब अगर एक किसी की आवाज कम भारी है, कम लाउड है, कम प्रबल है, तो इसका मतलब उसका आयाम कितना हो गया, छोटा सा हो गया। देख सकते हैं ना, ये इस तरीके से ये यहाँ पर आयाम दर्शाता है। तो आयाम क्या दर्शाता है, आपकी कितनी लाउड वॉइस है या कितनी प्रबल आपकी आवाज है। ठीक है, दूसरी बात है, जैसे कि दूसरी चीज हो गई आपकी श्रिलनेस। श्रिलनेस मतलब
डिक्टेशन या आपका पिच तारत्व। तारत्व क्या बताता है, किसी की आवाज कितनी तीखी है। तो तीखी आवाज, जैसे कि एक चिड़िया है जब चहकती है तो तीखी तीखी सी आवाज, जब वो ची ची करती है तो तीखी सी आवाज लगती है। इसी जगह पे एक वुमेन की भी वॉइस जो होती है वो हाई पिच साउंड होती है, वो लाउड साउंड नहीं होती है। किसी किसी की वॉइस बहुत लाउड होती है, पर जनरली क्या देखा गया कि साउंड कैसी होती है, वो आपकी हाई पिच साउंड, तीखी साउंड होती है। तो ये साउंडनेस, साउंड का ये वाला कैरेक्टरिस्टिक श्रिलनेस या पिच किस पे निर्भर करता है, कि फ्रीक्वेंसी पर निर्भर करता है, आवृत्ति पर निर्भर करता है। इसका मतलब कि श्रिलनेस या पिच किसके प्रोपोर्शनल हो जाएगा, फ्रीक्वेंसी आवृत्ति के प्रोपोर्शनल हो जाएगा। जितनी ज्यादा तीखी वॉइस, जितनी ज्यादा फ्रीक्वेंसी, उतनी ज्यादा तीखी वॉइस। ठीक है, इसको समझेंगे। जैसे कि बहुत ज्यादा इस तरीके से ये हाई फ्रीक्वेंसी वॉइस है, मतलब हाई फ्रीक्वेंसी है, बहुत ज्यादा फ्रीक्वेंसी है। फ्रीक्वेंसी क्या था, नंबर ऑफ ऑसिलेशंस पर सेकेंड, एक सेकेंड में कितनी बार ऑसिलेशन हो रहा है। जैसे कि यहां से लेके ये यहां तक आपका एक ऑसिलेशन है, ठीक है, यहां तक। तो एक बार में कितनी, एक सेकेंड में कितनी बार ऑसिलेशन हो रहा है, उसको किससे डिटरमाइन करे थे, फ्रीक्वेंसी से। तो यहाँ पर क्या हो गया, ये फ्रीक्वेंसी बहुत ज्यादा और यहाँ पर फ्रीक्वेंसी बहुत कम। तो इसका मतलब ये कैसी साउंड हो गई, ये आपकी हाई पिच साउंड हो गई। ठीक है, हाई पिच साउंड है। और ये कैसी साउंड है, ये आपकी लो पिच साउंड है। इसी तरह से ये आपकी क्या है, ये लाउड वॉइस है, या आप इसको बोल सकते हैं लाउड है, और ये कम लाउड है, मतलब कम है। ठीक है, लाउडनेस में कम हो जाएगी। तो ये आई होप यहाँ पर ये 2 पॉइंट्स आपको क्लियर हो गए होंगे। अब यहाँ पर डायरेक्टली एग्जाम में क्वेश्चन किस तरीके से आता है, जैसे कि मुझे किसी भी तीखी आवाज को लाउड साउंड में कन्वर्ट करना है। क्वेश्चन को समझेंगे, पीवाईक्यू है। क्या क्वेश्चन है पीवाईक्यू का आपका, एक पीवाईक्यू डिस्कस कर लेते हैं यहाँ पर कि क्या है क्वेश्चन, कि मुझे किसी भी तीखी आवाज को, जैसे फॉर एग्जांपल एक बर्ड की आवाज है, बर्ड की आवाज कैसी है, क्षीण आवाज है, फीबल वॉइस है। ठीक है, तो बर्ड की वॉइस कैसी हो गई, फीबल हो गई, क्षीण हो गई। अब इसको मुझको लाउड वॉइस में कन्वर्ट करना है, तो मुझे ऑप्शंस दे दिए जाएंगे 1 2 3 4 कि मुझे किस किस चीजों में परिवर्तन करना पड़ेगा। क्या मैं एम्पलीट्यूड में परिवर्तन करूं, आयाम में परिवर्तन करूं, ठीक है, आयाम, या मैं इसकी फ्रीक्वेंसी में परिवर्तित करूं, आवृत्ति में परिवर्तित करूं, या मैं इसकी प्रबलता में परिवर्तित करूं, लाउडनेस में परिवर्तित करूं, या मैं इसकी टिम्बर में परिवर्तन करूं। ठीक है, इस तरीके से ऑप्शंस देखने को मिलते हैं। तो खुद सोचो, जब मुझे एक तीखी साउंड को एक प्रबल साउंड में, मतलब एक आपको लाउड साउंड में कन्वर्ट करना है, तो हमेशा किस में बदलाव करना पड़ेगा, मुझे उसका एम्पलीट्यूड में परिवर्तन करना पड़ेगा। तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा कि मैं उसके किस में परिवर्तन करूंगी, उसके एम्पलीट्यूड में परिवर्तन करूंगी। जब भी एक भारी वॉइस को, एक लाउड वॉइस को एक क्षीण वॉइस, एक तीखी वॉइस में परिवर्तित करना है, तो मुझे उसकी आवृत्ति में परिवर्तन करना पड़ेगा। ठीक है, ये बात आई होप आपको क्लियर हुई होगी कि मुझे तीखी वॉइस को एक लाउड वॉइस में कन्वर्ट करना है, परिवर्तित करना है, तो मुझे हमेशा उसको लाउड में, जो हमें बनाना है उसको हमको चेंज करना है, तो हमें एम्पलीट्यूड में परिवर्तन करना पड़ेगा। और जब हमको एक श्रिल वॉइस बनानी है तो किसमें, आवृत्ति में परिवर्तन करना पड़ेगा। इसका मतलब कि एक श्रिल वॉइस है तो उसमें उसकी एम्पलीट्यूड क्या होता है, कम होता है, फ्रीक्वेंसी ज्यादा होती है। और अगर एक लाउड वॉइस है तो उसमें फ्रीक्वेंसी कम होती है, पर उसमें लाउडनेस क्या होता है या एम्पलीट्यूड क्या होता है, ज्यादा होता है। ठीक है, आई होप ये पॉइंट यहाँ पर क्लियर हुआ होगा। अब जैसे कि ड्रम, ड्रम क्या है, ड्रम हमेशा लो पिच साउंड प्रोड्यूस करता है। ये सब पीवाईक्यूज है यहाँ पर। ड्रम हमेशा लो पिच साउंड प्रोड्यूस करता है, तो इसका मतलब कि उसमें क्या होता है, उसमें लाउडनेस ज्यादा होती है, एम्पलीट्यूड उसका ज्यादा होता है। इसी तरह से पियानो हाई पिच साउंड को प्रोड्यूस करता है। अब हाई पिच साउंड है, इसका मतलब उसकी फ्रीक्वेंसी बहुत ज्यादा होती है, तीखी आवाज सुनाई देती है ना। अब एक लॉयन, जब एक शेर जब दहाड़ता है तो उसकी साउंड क्या हो जाती है, उसकी एक लाउड वॉइस निकलती है, तो उसका मतलब उसका जो आयाम है वो ज्यादा होता है, एम्पलीट्यूड होता है ज्यादा। ठीक है, इसी वजह से बर्ड जो है वो क्षीण आवाज निकालती है, तो उसमें इसकी आवृत्ति क्या हो जाती है, ज्यादा हो जाती है। इसी तरह से एक फीबल वॉइस को लाउड वॉइस में कन्वर्ट करना है तो किस तरह से कर सकते हैं, उसके आयाम में परिवर्तन करके। इसी तरह से टाइटनिंग ऑफ मेम्ब्रेन ऑफ, एक तबले को उसकी मेम्ब्रेन को खींचता है, टाइट करता है। वो क्यों करता है, क्योंकि उसको हाई पिच साउंड को प्रोड्यूस करना होता है। ठीक है,
तो यहाँ तक आपका ये वाला पोर्शन कंप्लीट होता है। चलिए बाकी बचे हुए पोर्शन को स्टार्ट करते हैं। तो साउंड की रेंजेस 3 तरह की होती है, इंफ्रासाउंड और आपका ऑडिबल रेंज और तीसरा आपका अल्ट्रासाउंड। जो इंफ्रासाउंड होते हैं वो आपको जनरली किनको सुनाई देते हैं, जो कि आपके एनिमल्स होते हैं, चूहे हो गए, बिल्ली हो गए, इन सबको ये इंफ्रासाउंड सुनाई देती हैं क्योंकि ये लो रेंज साउंड्स होती हैं और ये आपकी 20 हर्ट्ज से कम की साउंड होती है। ठीक है, हर्ट्ज, हर्ट्ज क्या, फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी की यूनिट क्या थी, हर्ट्ज। ठीक है ना, तो उसकी इसी में इसको फ्रीक्वेंसी में ही नापा जाता है। 20 हर्ट्ज है, जैसे 20 हर्ट्ज, तो ये आपकी फ्रीक्वेंसी की यूनिट होती है, तो इसी हिसाब से इसको आपको समझना है। ठीक, तो 20 हर्ट्ज से कम की जो साउंड्स होती है वो आपकी इंफ्रासोनिक होती है। फिर 20 हर्ट्ज से लेके 20,000 हर्ट्ज तक की साउंड्स होती है, ये ऑडिबल रेंज होती है। इसके कम और इससे ना ज्यादा साउंड क्या है, ह्यूमंस नहीं सुन सकते। इससे ज्यादा रहेगा कान का पर्दा फट जाएगा, 20 हर्ट्ज से कम रहेगा साउंड सुनाई नहीं देगी। अब आपके एग्जाम में पीवाईक्यू रिसेंटली पूछा गया है, क्या पीवाईक्यू था इसको मैं यहाँ पे डिस्कस कर देती हूँ और आप इसको नोट भी कर लीजिएगा, आपने देखा भी होगा। क्या पीवाईक्यू था, क्या क्वेश्चन था पीवाईक्यू का कि एक छोटा बच्चा है, एक स्मॉल चाइल्ड है, मतलब स्मॉल चाइल्ड है, अब ये आप कौन सी रेंज की साउंड सुन सकता है। ठीक है, तो चाहे बच्चा हो, चाहे बड़ा हो, चाहे बुजुर्ग हो, हर कोई एक अगर इंसान है, ह्यूमन है, तो वो किस साउंड को सुन सकता है इजिली, 20 हर्ट्ज से लेके 20,000 हर्ट्ज के बीच की साउंड को सुन सकता है। तो यहाँ पर ऑप्शन हो जाता है आपको ऑडिबल रेंज की साउंड वो सुन सकता है। ठीक है, ये आपका पीवाईक्यू क्वेश्चन है, आपको ऑडिबल साउंड से इससे पहले भी क्वेश्चन आया है आपके ही एग्जाम में, साथ ही साथ आपका अल्ट्रासाउंड से भी क्वेश्चन आया है। चलिए आइए देख लेते हैं अल्ट्रासाउंड क्या होती हैं। तो अल्ट्रासाउंड होती है आपकी 20,000 हर्ट्ज से ऊपर वाली साउंड। ठीक है, तो 20,000 हर्ट्ज से अबव की जो साउंड्स होती हैं, 20K हर्ट्ज से ऊपर की साउंड्स, वो अल्ट्रासाउंड्स होती हैं। अब यहाँ पर अल्ट्रासाउंड के एप्लीकेशन से क्वेश्चन आता है, इसका एप्लीकेशन कहाँ कहाँ इसका इस्तेमाल होता है। तो सबसे इंपॉर्टेंट जो अल्ट्रासाउंड्स होती हैं, अल्ट्रासोनिक वेव्स होती हैं जो, वो आपकी अल्ट्रासाउंड्स बोलो या अल्ट्रासोनिक वेव्स बोलो, बात एक ही है। ठीक है, ये आपकी मेडिकल, आपकी इंडस्ट्री में यूज होती है, इसका मतलब कि आपकी मेडिकल हॉस्पिटल्स में यूज होती है, आपका कार्डियोग्राफी में यूज होती है जिसको आपको इको कार्डियोग्राफी के नाम से जानते हैं, क्लीनिंग में, साफ सफाई में, कहीं पे इस्तेमाल, से बड़ी बड़ी बिल्डिंग से अब उनकी सफाई करनी है, अब वो क्या है उसमें आपका ये आपका अल्ट्रासाउंड का वेव्स का इस्तेमाल किया जाता है। बड़ी बड़ी बहुत ऊंची ऊंची बिल्डिंग्स हैं, उसमें कहीं क्रैक आ गया, कुछ आ गया, तो आप किस साउंड का यूज होता है, किस वेव्स का यूज होता है, अल्ट्रासोनिक वेव्स का यूज होता है। इसी तरह से आपका सोनोग्राफी में, अल्ट्रासाउंड्स में, ये सब जो अल्ट्रासाउंड्स आपका जैसे पेट का हो गया, तो उस सब में क्या हो गया, ये आपका अल्ट्रासोनिक वेव्स का इस्तेमाल किया जाता है। अब एक और क्वेश्चन आता है, क्या सोनार, तो सोनार में जो आपने साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग जो है, ये आपका इसमें इसका सबसे पहले तो फुल फॉर्म समझ लो, साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग। क्या है फुल फॉर्म इसका, साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग। ठीक है, ये तो हो गया इसका फुल फॉर्म। अब जो सोनार है इसमें भी आपका अल्ट्रासोनिक वेव्स का यूज होता है। आइए समझते हैं किस तरीके से। जैसे कि मेरे पास एक शिप है, ठीक है, ये मैंने एक हाइपोथेटिकल एक यहाँ पर शिप बना दी इस तरीके से। अब इसमें क्या होगा, अब इस शिप में क्या है, डिटेक्टर्स प्रेजेंट है। ठीक है, इस शिप में डिटेक्टर्स प्रेजेंट है जिनके पास क्या है, अल्ट्रासोनिक वेव्स है या अल्ट्रासाउंड्स है। अब मान लो ये शिप भी मूव कर रहा है और यहाँ पर पानी भी मूव कर रहा है, इस तरीके से है। अब इसको डिटेक्ट करना है कि कहाँ पर एक जो ऑब्जेक्ट, जिस चीज की सर्च की जा रही है, वो ऑब्जेक्ट प्रेजेंट है। तो मान लो फॉर एग्जाम्पल ये ऑब्जेक्ट, एक कोई ऑब्जेक्ट है जिसकी खोज की जा रही है, वो ऑब्जेक्ट यहाँ प्रेजेंट है। तो ये क्या करेगा, यहाँ पर इसके पास होता है एक ट्रांसमीटर, एक होता है डिटेक्टर। किसके पास, आपका इस पूरे सिस्टम में, इस सोनार के सिस्टम में एक ट्रांसमीटर होता है, एक डिटेक्टर होता है। ट्रांसमीटर क्या करेगा, ट्रांसमीटर यहाँ से ट्रांसमिट करेगा कौन सी वेव, अल्ट्रासोनिक वेव को ट्रांसमिट कर रहा है। तो यहाँ पर कौन सी वेव निकाली ट्रांसमीटर ने, अल्ट्रासोनिक वेव निकाली। ठीक है, ट्रांसमिट करी। अब इस ट्रांसमीटर ने इसको निकाली और यहाँ पे क्या किया, ट्रांसमिट करने के बाद अब इस डिटेक्टर ने क्या किया, इस अल्ट्रासोनिक वेव को डिटेक्ट कर लिया। तो मतलब अब ये वेव यहाँ से क्या होगा, ये अल्ट्रासोनिक वेव को डिटेक्ट कर लिया डिटेक्टर के द्वारा। तो ये क्या करी, अल्ट्रासोनिक वेव यहाँ पर से क्या हुई थी, ट्रांसमीटर ने क्या किया था, ट्रांसमिट किया था, और ये जो ऑब्जेक्ट था जो कि नीचे था उसको डिटेक्टर ने डिटेक्ट कर लिया। ठीक है, तो यहाँ से क्या हुई, वेव आई
वेव आई, यहाँ पर हिट करी टारगेट और टारगेट साइड पर, और वापस बैक बाउंस बैक होकर क्या हो गई, रिफ्लेक्ट बैक होकर परावर्तित होकर कहाँ चली गई, डिटेक्टर के पास चली गई। अब डिटेक्टर का काम क्या होगा, डिटेक्टर का काम होगा, तो यहाँ डिटेक्टर की अगर मैं बात करूं, डिटेक्टर का काम क्या होगा, ये अल्ट्रासोनिक वेव जो है, अल्ट्रासोनिक वेव्स को ये कन्वर्ट कर देगा किसमें, इलेक्ट्रिकल सिग्नल में। इलेक्ट्रिकल सिग्नल से समझ जाया जाएगा कि कहां पर ये ऑब्जेक्ट है। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने क्या बात बताई कि जो सोनार सिस्टम होता है उसमें एक ट्रांसमीटर होता है, एक डिटेक्टर होता है। ट्रांसमीटर ट्रांसमिट करता है अल्ट्रासोनिक वेव को, जो कि टारगेट साइड पर जाएगा, उसको हिट करेगा और रिफ्लेक्ट बैक करेगा वेव को, और वो वेव डिटेक्टर डिटेक्ट करके और इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट कर देगा, पहली चीज। दूसरी चीज, सोनार जो है वो तीन चीज पे काम करता है। पहला काम क्या करता है, स्पीड, डायरेक्शन और आपका डेप्थ। तो तीन चीज करता है डिटेक्ट, तीन चीज डिटेक्ट करता है सोनार। तीन चीज ये आपसे एग्जाम में पूछा गया है पीवाईक्यूज में, अदर जो नॉन टीचिंग एग्जाम्स है उसमें क्या है डिटेक्टर का तीन काम। तो डिटेक्टर का तीन काम समझेंगे। पहला तो हो गया, ये स्पीड जांचता है। मान लो कोई भी ऑब्जेक्ट, मूविंग ऑब्जेक्ट है, उसको खोजा जा रहा है, तो डिटेक्टर क्या डिटेक्ट करेगा, सॉरी सोनार का सिस्टम पूरा क्या डिटेक्ट करेगा, स्पीड को। दूसरा, किस दिशा में कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है, तो दूसरा क्या हो गया, उसका डायरेक्शन देखेगा। ठीक है, डायरेक्शन, तो स्पीड हो गया, डायरेक्शन हो गया, और तीसरा डेप्थ, किस डेप्थ पे कोई भी सामान पड़ा हुआ है। तो ये तीन चीज करता है कौन, सोनार। सोनार किस पे काम करता है, अल्ट्रासोनिक वेव्स पे काम करता है। अल्ट्रासोनिक वेव्स आपकी ट्रांसमिट होती है, फिर डिटेक्ट होती है, और फिर क्या है, वो उस ऑब्जेक्ट के बारे में पता लगाया जाता है। अब सोनार सिस्टम तीन चीज को डिटेक्ट करता है, पहला स्पीड देखता है, डेप्थ देखता है और डायरेक्शन देखता है, किस दिशा में वो ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है। अब यहाँ पर एक आपका क्या आ जाता है, एक बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला निकल कर आता है। अगर सोनार सिस्टम से क्वेश्चन आ रहा है, कोई न्यूमेरिकल फॉर्म में आ रहा है, तो जो हम न्यूमेरिकल्स करेंगे उसमें तो मैं आपको बताऊंगी, पर यहाँ पर एक समझ लो कि यहाँ पर डायग्राम बना हुआ है। यहाँ से इस पॉइंट से यहाँ तक आया, तो इसका मतलब डिस्टेंस क्या हो गया, डी हो गया। अब इस पॉइंट से वापस यहां तक गया, तो इसका मतलब डिस्टेंस क्या हो गया, वापस से डी हो गया। तो अगर स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, आपको सबको पता है फॉर्मूला, स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है, तो डिस्टेंस क्या हो जाएगा, स्पीड इनटू में टाइम। अब डिस्टेंस यहां पर हमेशा सोनार के केस में डिस्टेंस को 2d लेंगे। ठीक है, तो यहां पर सोनार का फॉर्मूला क्या बन जाएगा, 2d बराबर हो जाएगा स्पीड इनटू में टाइम। ठीक है, तो सोनार का केस हो गया। जब भी सोनार के केस का कोई भी क्वेश्चन आएगा, तो डिस्टेंस को हमेशा ट्वाइस कर देना और आंसर को निकाल लेना, क्योंकि यहीं पे गड़बड़ कर देते हैं कैंडिडेट्स, क्योंकि डिस्टेंस को 2d नहीं लेते। और डिस्टेंस को 2d क्यों लिया, क्योंकि एक बार साउंड वेव नीचे आई, फिर हिट करी, फिर वापस गई। ठीक है, तो डिस्टेंस को हमेशा 2d लेते हैं। ठीक, यहां तक क्लियर हो गया। चलिए अब बात कर लेते हैं क्या आपके रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड। जैसे रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट होता है, अभी हम क्लास 10 एनसीईआरटी को जब कवर करेंगे, तो उसमें रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड आप देखेंगे, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट देखेंगे, जिसमें कि किस तरह से परावर्तित होती है आपकी प्रकाश की किरणें, उसी तरह से साउंड भी यहाँ पर परावर्तित होती है। किस तरह से, जैसे कि ये आपका एक हो गया सॉलिड बेस हो गया, यहाँ पर एक मिरर नहीं है, ये एक सॉलिड बेस है। अब यहाँ से क्या है, मान लो ये यहाँ पर एक ड्रम है, और ये आपको लाउड स्पीकर है, लाउड स्पीकर आवाज निकाल रहा है, तो यहाँ से साउंड वेव जाएगी, इस सॉलिड सरफेस पे हिट करेगी, और ये बाउंस बैक होकर ये कान तक सुनाई दे जाएगी। ठीक है, तो ये हो गया ईयर। तो इस तरह से यहाँ से गई और यहाँ पर सुनाई दे गई, तो इसी तरह से यहाँ पर भी क्या होता है, नॉर्मल होता है। ये एंगल ऑफ इंसिडेंस हो जाएगा, ये एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन हो जाएगा, किसका, साउंड वेव का, आपका ध्वनि तरंग का। ठीक है, सेम वही एंगल I इज इक्वल टू एंगल R होता है। ठीक, तो ये सारे लॉज सेम हो जाते हैं। अब जो आपका रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड, साउंड ध्वनि के परावर्तन के नियम पर दो चीजें आपको पढ़नी है। पहली चीज हो गई, आपको इको पढ़ना है, दूसरा पढ़ना है आपको प्रतिध्वनि, जिसको रिवर्बरेशन बोलते हैं। ठीक है, इको के लिए दो तीन टर्म्स है, दो तीन चीजें हैं, उसको समझ दो, इको के सारी चीजें आपको क्लियर हो जाएंगी। पहली चीज, हम कहीं खाली जगह पर खड़े हैं, अब खाली जगह पर खड़े हैं, देखो इको और रिवर्बरेशन में एक डिफरेंस होता है। क्या डिफरेंस होता है कि अगर मैं अपने रूम में हूं, इस रूम में मैं बोल रही हूँ, मेरी आवाज गूंज रही है, तो उसको मैं इको नहीं बोलूंगी। जनरली लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, उसको इको नहीं बोलूंगी। क्यों, क्योंकि इको को बनने के लिए, या गूंज को, एक कोई चीज है, एक आवाज है, वो गूंज अगर हो रही है, मतलब एक आवाज को आप गूंज कब बोलेंगे, या एक आवाज को आप इको कब बोलेंगे, जब
निकलने वाली आवाज, जो मेरे मुंह से आवाज निकली है और जो वापस आ रही है आवाज, उसके बीच की दूरी 17.2 मीटर तक होगी। क्या मैंने बोला उसकी आवाज 17.2 मीटर से के बराबर या उससे ज्यादा होगी, तब क्या होगा, ये आपका इको साउंड होगा। ठीक है, 17.2 मीटर। अगर इससे कम होगी तो वो इको नहीं होगा, वहां पर रिवर्बरेशन हो जाएगा। ठीक है, तो इस बात को याद रखेंगे कि 17.2 मीटर की क्या है, एक रेंज समझाई गई, एक 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 लैंडमार्क टाइप बताया गया, एक क्या है, एक बोलते ना, एक मार्क कर दिया कि इससे ज्यादा की अगर डिस्टेंस है तो क्या है, तो इको है, और उससे कम की है तो रिवर्बरेशन है। इसको, इससे डिफरेंस को, इस माइन्यूट डिफरेंस को समझिए। अब देखो, तो इको के लिए पहली चीज क्या हो गई कि डिस्टेंस क्या होना चाहिए। मान लो यहाँ पर मैं खड़ी हुई हूँ, अब मैंने चिल्लाया अपना नाम, पूजा पूजा, तो आवाज आपको आती है। अगर यहाँ पर ये पहाड़ियां हैं, ठीक है, यहाँ पर ये पहाड़ियां हैं, अब यहाँ से आवाज आकर मुझे वापस से सुनाई देती है, इसका मतलब मेरी आवाज गई, हिट करी टारगेट साइड को और वापस आई, फिर गई, फिर हिट करी, फिर इस तरह से आवाज आपको बार बार सुनाई देती रहती है। मैं बोल एक बार रही हूं पर आवाज बार बार आ रही है। ठीक है, तो इसका मतलब जब ये आवाज जाकर वापस आ रही है तो इसके बीच की दूरी क्या होगी, या तो 17.2 मीटर होगी या उससे ज्यादा होगी, तभी मुझे यहाँ पर इको सुनाई देगी। ठीक है, पहली चीज। और इको की जो आवाज है वो कहाँ, कितनी देर तक परसिस्ट करती है, तो 0.1 सेकेंड तक परसिस्ट करती है ब्रेन पर। ठीक है, तो यहाँ पर दूसरी चीज आपको याद रखनी है कि कितनी देर तक आवाज मतलब एक तरह से समझ में आती है, सुनाई देती है, तो 0.1 सेकेंड तक ये रहती है, फिर दूसरी आवाज आ जाती है, फिर दूसरी आवाज आ जाती है, इस तरीके से आपको आवाज सुनाई देती है। ठीक है, तो ये तो पार्ट हो गया आपका इको का। अब समझ लेते हैं क्या रिवर्बरेशन, कि रिवर्बरेशन क्या है, प्रतिध्वनि क्या है। तो प्रतिध्वनि, जैसे कि अगर एक आप कॉन्सर्ट हॉल में है और कॉन्सर्ट हॉल में क्या है, आपको कुछ बोले और आपको वापस से सुनाई दी आपकी आवाज, तो उस समय वो आवाज इको नहीं है, उस समय वो आवाज क्या है, वो आपकी प्रतिध्वनि है। ठीक है, प्रतिध्वनि है। जैसे कि आप प्रतिध्वनि क्या करती है, कोई अगर कुछ अगर बोल रहा है तो प्रतिध्वनि अगर आ रही है तो क्या करती है, वो सारी आवाज को क्या है, डिस्टर्ब करती है, डिस्ट्रैक्ट करती है, मतलब वो आवाज को साफ नहीं आने देती। मतलब कि आवाज को वो तब तक आंसर, कुछ मैंने बोला, एक कॉन्सर्ट हॉल में हूँ, खाली हॉल है, और उसमें बोला और मेरी आवाज गई, फिर वापस मुस्तक आई, तो मैं अगली आवाज जो अगला कुछ बोलने जाऊंगी तो वो कंफ्यूज होंगी। तो इस रिवर्बरेशन की वजह से क्या होता है, वो क्या है, आवाज बार बार हिट होती है और वापस आती है। तो इसको अवॉइड करने के लिए कॉन्सर्ट हॉल में क्या है, पहली बात तो है क्या, वहां पर साउंड एब्जॉर्बिंग मटेरियल्स को लगाया जाता है। तो साउंड एब्जॉर्बिंग मटेरियल, ये क्वेश्चन भी आपके एग्जाम्स में पूछे गए हैं। रिवर्बरेशन से साउंड एब्जॉर्बिंग मटेरियल को इस्तेमाल किया जाता है। साथ ही साथ कि आपके जो, जैसे आपकी सीट्स हो गई, वहां पर भी कुशन्स होते हैं, मतलब एक कुशन टाइप का है, कारपेट बिछे होते हैं, मोटे मोटे चादर, मतलब एक तरह से चादर की पूरी दीवार होती है। साथ ही साथ यहाँ पर इस तरीके से जो हॉल होता है वो थोड़ा कर्व होता है, जिससे कि यहाँ से अगर साउंड आ रही है तो यहाँ से रिफ्लेक्ट हुई, यहाँ पर सुनाई दी, फिर यहाँ से रिफ्लेक्ट हुई, इनको सुनाई दी, इससे रिफ्लेक्ट हुई, इनको सुनाई दी। तो हर तरफ से ये साउंड जो है प्रॉपर एक बराबर ढंग से सुनाई दे और डिस्टर्बेंस ना क्रिएट हो, इसलिए कि हॉल को भी क्या है, कर्व बनाया जाता है, प्लस साउंड एब्जॉर्बिंग मटेरियल को भी इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, सीलिंग्स जैसे कर्व्ड होती है। तो आई होप ये दोनों पॉइंट्स भी यहाँ पर आपको क्लियर हुए होंगे, इको का और रिवर्बरेशन का। अब देखो, अब इसके बाद आपका किसका बचता है सेशन, आपका न्यूमेरिकल्स का सेक्शन बचता है। तो न्यूमेरिकल के सेक्शन को हम लोग कल सॉल्व करेंगे। ईयर का सेक्शन अब इसके बाद आप अटैच कर देती हूँ, उसको भी देख लीजिएगा, वापस से रिवाइज कर लीजिएगा। आपका साउंड का चैप्टर खत्म होता है, साथ ही साथ आपका क्या खत्म होता है, आपका क्लास 9 एनसीईआरटी फिजिक्स पूरी कंप्लीट होती है। इसका मैं पूरा वन शॉट वीडियो कंप्लीट फिजिक्स का मैं आपको, जब आपका एग्जाम पास आएगा तो मैं आपको दे दूंगी, वो भी आप देख लेना, उससे आप रिवाइज कर लेना। तब तक इस तरीके से पढ़ते रहो। इसके बाद मैं सोच रही हूँ आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताना कि मैं केमिस्ट्री स्टार्ट करूँ कि बायो स्टार्ट करूँ, क्या आप चाहते हो, आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट करके बताना। उस हिसाब से मैं भी चीजों को करूंगी, नहीं तो मैं अपने हिसाब से करूंगी। ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू सो मच फॉर दिस वीडियो। थैंक यू।